तो स्टूडेंट्स, तो आप मैटर वेव देख लेते हैं। पहले हमने वेव थ्योरी पढ़ी, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। तो उसमें ये बताया गया कि रेडिएशन कंसिडरिंग एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि रेडिएशन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि रेडिएशन कंसिडरिंग एज ऑफ पार्टिकल नेचर, कि जो रेडिएशन होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। देयरफॉर रेडिएशन हैज़ डुअल नेचर। तो इस आधार पर अगर हम कहें तो रेडिएशन के दो नेचर होते हैं, है ना। कभी कभी वेव की तरह नेचर होता है और कभी कभी पार्टिकल की तरह नेचर होता है। मीन्स समटाइम्स एज वेव एंड समटाइम्स एज पार्टिकल। ईच फोटोन हैविंग डेफिनेट एनर्जी। अगर ये पार्टिकल है एक फोटोन, तो हर एक फोटोन की एनर्जी डेफिनेट होती है, ये हमने पढ़ा फोटोन थ्योरी में। और उनका मोमेंटम डेफिनेट होता है। अगर एनर्जी डेफिनेट है, मोमेंटम डेफिनेट है, मीन्स वो पार्टिकल नेचर रखेगा। तो ये आपका हुआ पार्टिकल रेडिएशन। वेव नेचर पढ़ते हैं। वेव नेचर के बारे में डी ब्रॉगली ने बताया कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन हैव वेव नेचर। जितने भी मटेरियल पार्टिकल होंगे जो मोशन में होंगे वो सब वेव का नेचर रखेंगे। क्वांटम थ्योरी के आधार पर E = h हमने पढ़ा, और आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन में हमने पढ़ा E = mc²। तो E = mc² से अगर हम m को ट्रांसपोज करें एक साइड और E/c² कर लें और E की वैल्यू h हम पुट कर दें तो h/c² आ जाता है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे h/c² और वेलोसिटी हमने मान ली लाइट की स्पीड c। तो c से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h/c ये मोमेंटम आपका आ जाएगा। यू ऑल्सो नो दैट कि जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू = c/λ। फ्रीक्वेंसी न्यू = c/λ। तो न्यू की जगह पे हम c/λ रख दें तो c और c कैंसिल आउट, मोमेंटम आपका आ जाएगा h/λ। ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा। एंड दिस डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज एन एनालॉजी ऑफ लाइट। ये मूविंग पार्टिकल क्या होगा? लाइट की एनालॉजी होगी। ग्राफ की रीडिंग कर लेते हैं। अगर λ = h/p आया तो h आपका कांस्टेंट होता है प्लैंक कांस्टेंट। लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/p के, यानी p हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के। यानी जैसे जैसे अगर आप p इंक्रीज़ करेंगे तो लैम्डा डिक्रीज़ करेगा, या जितना ज़्यादा आपका मोमेंटम होगा उतना ही कम लैम्डा हो जाएगा। सेकेंड में अगर हम p की वैल्यू mv रख दें, मास हो जाएगा पार्टिकल का, v हो जाएगी वेलोसिटी की, p की वैल्यू हमने mv रख दी, तो यहाँ आप देखेंगे अगर v को कांस्टेंट मान लें, h आपका कांस्टेंट है ही, तो m क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा के। यानी अगर m आपका ग्रेटर जाएगा तो लैम्डा आपका स्मॉलर होता चला जाएगा। इसी में अगर हम v को कांस्टेंट ना माने, मास को कांस्टेंट मान लें, h आपका कांस्टेंट है ही, तो लैम्डा = 1/v, मीन्स v इज़ एंटी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी जैसे जैसे आप v बढ़ाते जाएंगे, यानी जितना ज़्यादा v की वैल्यू होगी, ठीक है, यानी उतनी ही कम आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा लैम्डा होगा उतना ही कम वेलोसिटी हो जाएगा। यानी स्मॉलर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर द लैम्डा। यानी वेलोसिटी जितनी कम है वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर वेलोसिटी हम 0 मान लें तो लैम्डा क्या हो जाएगा? और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इन्फानाइट मान लेते हैं। दैट मीन्स इन्फानाइट का लैम्डा बहुत ज़्यादा होने का मतलब वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल्स ओनली। यानी वेव उसी में एसोसिएट होंगी जिसमें मटेरियल के पार्टिकल क्या होंगे? मूव कर रहे होंगे। ठीक है। अगर 0 है तो लैम्डा इन्फिनाइट का मतलब वेव पार्टिकल आपका नहीं रह जाएगा। तो वेव पार्टिकल नहीं रह जाएगा का मतलब क्या हुआ? वेव पार्टिकल कब रहेगा? जब वेलोसिटी उसकी क्या होगी? कुछ ना कुछ जरूर एसोसिएट करेगी, यानी मूविंग पार्टिकल के लिए काउंट किया जाएगा। मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, ये बताया डी ब्रॉगली ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होंगे, है ना। अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होंगी, ये डी ब्रॉगली ने बताया था। और इस आधार पर डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ भी फाइंड किया। कंसिडरेशन देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम m मान लें, वेलोसिटी v मान लें, तो लैम्डा = h/mv, हमने मोमेंटम की जगह mv रख दिया। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इस फार्मूले से हमने v निकाल लिया। h/mv में हमने v की जगह वैल्यू रख दी और कैलकुलेट कर लिया। m को अंदर लेके गए, m² से m कैंसिल, 2m के आ गया।
अब हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ले रहा है k, कब? रेस्ट से चलते हुए, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी, जब उसके पोटेंशियल बढ़ जाता है कहाँ तक? v तक। तो अगर पोटेंशियल v बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी k हो जा रही है, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा ev, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो k की जगह हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू रख देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, h की वैल्यू मालूम होती है 6.6 × 10⁻34, √2 मालूम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास मालूम होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम होता है, पोटेंशियल अगर नहीं मालूम है तो सॉल्व करते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व किया गया है। h की वैल्यू 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और v को एज इट इज़ रखा गया। सॉल्व किया गया तो मीटर में आया 12.27 × 10⁻10। 10⁻10 को अगर हम हटाते हैं तो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू बदल जाती है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन √v, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू √150 अपॉन v एंगस्ट्रॉम। v क्या है? वोल्ट है। कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं या कुछ और थ्योरीज हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल से जो वेवलेंथ बनेगी, यानी अगर पार्टिकल जो हम ले रहे हैं वो चार्ज पार्टिकल है, तो p इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? mv। v आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, 2me हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू q इंटू वी होती है। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर अनचार्ज पार्टिकल की बात करें तो p की जगह पे mv रखेंगे, और v यहाँ से चेंज करेंगे तो √2me आ जाएगा। ये वैल्यू रखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। गैस मॉलिक्यूल के लेते हैं तो गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है 3/2 kT, जहाँ k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, या फिर 1/2 mVRMS²। इन दोनों को इक्वेट करके हमने mVRMS की वैल्यू यहाँ से निकाली। mVRMS की वैल्यू निकालते हैं तो √3 mkT आ जाता है। mVRMS अगर मोमेंटम हो गया तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h अपॉन mVRMS। mVRMS की जगह हम वैल्यू रख देते हैं। ये फार्मूला आप लगाएंगे गैस पार्टिकल के लिए जब वेवलेंथ फाइंड करना होगा।